हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद है सभी खुश व मस्त होंगे। एंड वेलकम टू एडी क्लासेस फॉर मैथ्स विद योर मैथ ट्यूटर। बेटा हम अपने कल के सेशन में कंप्लीट कर चुके थे एक्सरसाइज 1.1 के लिए इंट्रो। देखिए हमारा पहला क्वेश्चन क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। इसमें उसने बोला है डिटरमाइन वेदर ईच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशन आर रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव। मींस उसने हमें बोला है कि बताइए डिटरमाइन ऑफ फॉलोइंग रिलेशंस रिफ्लेक्सिव, ट्रांजिटिव एंड सिमेट्रिक। हम आप डिस्कस कर चुके थे इंट्रो में कि रिफ्लेक्सिव रिलेशन क्या होते हैं, यानी कि खुद की रिफ्लेक्शन सेम सेम एलिमेंट अगर फॉर ऑल कोई एक एलिमेंट किसी सेट से बिलोंग करता है तो उसके ए और ए यानी कि इनका ऑर्डर पेयर सेम एलिमेंट्स के साथ वो उस रिलेशन में बिलोंग करना चाहिए। ट्रांजिटिव में हम क्या करे थे कि अगर ए और बी आर से जाता है देन और बी और सी भी कोई दो ऑर्डर पेयर हमारे रिलेशन आर से बिलोंग करते हैं, देन वहां से ए और सी यानी कि यहाँ और यहाँ यानी कि फर्स्ट का फर्स्ट और लास्ट सेकंड का लास्ट यानी कि ये कॉमन पार्ट को छोड़कर ए और सी भी हमारे पास क्या जानी चाहिए रिलेशन आर में। सिमेट्रिक में हमने क्या पढ़ा था, सिमेट्री जैसे कहते हैं ना कि एक ही सिमेट्री ए ही होती है। अगर ए और बी अगर किसी रिलेशन आर से बिलोंग करते हैं यानी कि दी हुई कंडीशन को सेटिस्फाई करते हैं, देन बी एंड ए भी उस रिलेशन से बिलोंग करने चाहिए। हमने ये पढ़ा था, और जो इन तीनों को सेटिस्फाई करता है यानी कि वो रिफ्लेक्सिव भी हो, वो ट्रांजिटिव भी हो और वो सिमेट्री हो, इन तरह के रिलेशंस को सेटिस्फाई करने वालों को हम बोलते थे इक्विवेलेंसी रिलेशन। इक्विवेलेंस रिलेशन। आज की हम अपने एक्सरसाइज में इन्हीं से रिलेटेड क्वेश्चंस को सॉल्व करने वाले हैं। देखो हमारे फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट क्या कहता है, उसने बोला है रिलेशन आर इन दिस सेट। कोई सेट दिया हुआ हमें ए इज इक्वल टू, सेट में एलिमेंट्स हैं 1 2 3 अप टू सो ऑन 13 14। डिफाइंड एज, डिफाइन कैसे किया है कि वो जो रिलेशन है वो कुछ इस तरह से रिलेटेड है, उसके ऑर्डर्ड पेयर्स एक्स कोमा वाई सच दैट, मैंने आपको बताया था कि जो डॉट्स होती है उन्हें सच दैट बोला जाता है। और जो ये रिलेशन दिया हुआ है वो कुछ इस तरह का है, 3x माइनस वाई इज इक्वल टू क्या होना चाहिए 0। अब ये देखो इसका सोल्यूशन कैसे करेंगे। ये हमें रिलेशन दिया हुआ है, अब देखते हैं कि इस रिलेशन में कौन कौन से एलिमेंट्स आते हैं। सोल्यूशन, अब हमें देखो क्या दिया हुआ है, द गिवन सेट इज, हमें कौन सा सेट दिया हुआ है, सेट ए दिया हुआ है। बेटा अपना सेट लिखते हैं सबसे पहले 1 2 3 अप टू सो ऑन 13 14। और हमें रिलेशन दिया हुआ है आर सच दैट वो जो रिलेशन है वो ए टू क्या होना चाहिए, ए टू ए ही है हमारे पास, ए टू ए। अब रिलेशन देखो किस तरह से रिलेटेड है, एक्स वाई ऐसे ऑर्डर्ड पेयर सच दैट जो इस तरह के रिलेशन को सेटिस्फाई करते हो, 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 0। अब ये देखो बेटा इसको मैं ऐसे नहीं लिख सकती, x कोमा वाई एज इट इज सच दैट 3x इक्वल्स टू वाई, 3x इक्वल्स टू वाई। अब ये देखो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करने वाले कौन कौन से ऑर्डर्ड पेयर आएंगे, पहले हम अपने रफ में इन क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। देखो बेटा 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 0 था, 3x इक्वल्स टू वाई। अब आपके पास जो x की वैल्यूज हैं वो इसी सेट से आएंगी 1 2 3 4 5 अप टू 14 तक। अगर मैं x को 1 रखती हूँ, मैंने x को 1 रखा, 3 यहाँ पे x को 1 रखो अपनी दी हुए रिलेशन में, x को 1 रखा तो मेरे पास y की वैल्यू कितनी आई 3। यानी कि जब मैंने x को 1 रखा तो मेरा पहला ऑर्डर क्या हो गया 3 और 1 कोमा 3। इसी तरह से अगर मैं x को 2 रखती हूँ, अब आपने x को 2 रख के देखो 3, x के प्लेस पे कितना रखा है 2, तो y की वैल्यू कितनी हो जाएगी 3 2 जा 6 y। तो आपके पास सेकंड ऑर्डर पेयर क्या बन गया, जब x की वैल्यू 2 है तो y की वैल्यू कितनी हो जाएगी 6। अब इन्हीं तरह के रिलेशंस को यहाँ देखो कौन कौन से ऑर्डर्ड पेयर आएंगे। यहाँ देखो इसे रेड पेन में ही रखते हैं ताकि आपको अलग से डिफरेंशिएट हो जाए। जब आपने x को 1 रखा, जब x को यहाँ 1 रखोगे तो x 1 हुआ तो 3 1 जा 3, y की वैल्यू कितनी आई 3। ठीक है, अब यहाँ पे जब x को 2 रखोगे तो यहाँ पे 2 रखा आपने अपने रिलेशन में 2 रखा तो x की वैल्यू 2 रखते हैं तो y कितना आता है 6। अब यहाँ पे x की वैल्यू 3 रखो, यहाँ पे 3 रखा, x 3 3 3 जा 9, y की वैल्यू कितनी आई है 9। अब ये देखो अब x को 4 रखो, अब आपने x को कितना रखा है 4 और 3 4 जा 12, तो y की वैल्यू कितनी हो जाएगी 12। अब यहाँ पे ये देखो 5, अब यहाँ पे आपने क्या रखा x की वैल्यू को 5 रखते हो, अब आपने 5 रखा, यहाँ पे इरेज कर लेते हैं। अब यहाँ देखो बेटा अगर आप x की प्लेस पे 5 रखते हो तो क्या हो जाएगा 3 5 जब 15। लेकिन ध्यान से देखो हमारा सेट सिर्फ 14 तक बिलोंग करता है, 15 इसमें नहीं आता, इसलिए हम 5 कोमा 15 वाला जो ये वाला पेयर है इसको यहाँ पे नहीं रख सकते, ये यहाँ से क्या हो जाएगा एग्जिट हो जाएगा। तो हमारा सेट कहाँ तक बिलोंग करेगा, यहाँ सिर्फ 4 कोमा 12। तो इसलिए हम यहाँ पे क्या करते हैं इसे इरेज कर देते हैं। अब देखो बेटा हमारे पास सेट हो गया, हमारे रिलेशन के अंदर कौन कौन से ऑर्डर्ड पेयर्स बिलोंग कर रहे हैं, 1 कोमा 3 2 कोमा 6 3 कोमा 9 एंड 4 कोमा 12।
अब यहाँ देखो, अब मुझे कौन-कौन से शो करने थे? हमें अपने रिलेशन को शो करना है रिफ्लेक्सिव, ट्रांजिटिव और सिमेट्रिक। तो हम सबसे पहले रिफ्लेक्सिव उठाते हैं। हमने रिफ्लेक्सिव प्रूव करना है। रिफ्लेक्सिव के लिए A बिलॉन्ग्स टू A। ये कोई भी एक एलिमेंट अपने सेट से उठाया, सपोज फॉर आपने 1 उठाया, 2 उठाया, 3 उठाया, वो A से ही आता होगा। लेट A बिलॉन्ग्स टू A फॉर ऑल A बिलॉन्ग्स टू A। हमारे पास रिफ्लेक्सिव के केस में क्या होता है? A कोमा A यानी कि सेम एलिमेंट के साथ पेयर बनाता हुआ किसमें बिलोंग करना चाहिए? रिलेशन R में। लेकिन अब बेटा ध्यान से देखो, अगर आप 1 लेते हो तो क्या, यहाँ देखो रफ में, अगर आपने A को 1 लिया, एलिमेंट्स यहाँ से देखो ना अपने सेट से 1 2 3, तो आप सबसे पहले आप 1 लेते हो। क्या आपके पास 1 कोमा 1 इस कंडीशन को सेटिस्फाई करने वाला, क्या 1 कोमा 1, यहाँ देखो 1 कोमा 1 क्या R से बिलोंग कर रहा है? देखो अपने सेट में कहीं 1 कोमा 1 कोमा 1 दिख रहा है? नहीं तो नहीं। अगर आप A को 2 लेते हो, क्या 2 कोमा 2 आपको बिलोंग कर रहा है सेट से? कहीं 2 2 2 नहीं आ रहा? नहीं। अगर और आपको कोई चीज ना प्रूव करने के लिए, यानी कि नॉट रिफ्लेक्सिव, नॉट सिमेट्रिक और नॉट ट्रांजिटिव प्रूव करने के लिए बेटा आपको एक ही पेयर सफिशिएंट होता है। आप ओनली वन पेयर के साथ ये चीज प्रूव कर सकते हो कि अगर आपके पास किसी एक पेयर के लिए कंडीशन सेटिस्फाई नहीं करती तो वो पूरा का पूरा रिजल्ट वहां फेल हो जाता है, वो कंडीशन वहां पे सेटिस्फाई नहीं करेगी। तो देखो अगर यहाँ पे लेट A बिलोंग्स टू A फॉर ऑल A बिलोंग्स टू, ये A सेट से है, तो ये ऑर्डर्ड पेयर जो यहाँ पे हमारे पास A कोमा है वो R में नहीं बिलोंग करता। देयरफॉर दिस इंप्लाइज रिलेशन R is not रिफ्लेक्सिव। हमारे पास गिवन रिलेशन क्या है? रिफ्लेक्सिव नहीं है। सेकंड हम प्रूव करेंगे सिमेट्री। सिमेट्रिक देखते हैं अपने के लिए। लेट सिमेट्रिक में क्या बताया था? चलो पहले यहाँ देखते हैं। लेट A कोमा B बिलोंग्स टू, कोई दो एलिमेंट A से लिए, फॉर ऑल A कोमा बिलोंग्स टू रिलेशन R से, देन B कोमा A भी क्या होना चाहिए? R से बिलोंग होना चाहिए। अब ये तो होती है हमारे पास गिवन कंडीशन के लिए। अब यहाँ पे देखो, मान लीजिए आपने कोई एलिमेंट उठाया 1 और 3, आपने एलिमेंट पेयर उठाया 1 और 3, ये R में जा रहे थे, आपने देखा है कि हमारे रिलेशन में 1 और 3 आ रहे हैं। क्या आपके रिलेशन में ये A का काम है, ये B का काम कर रहा है? क्या आपके रिलेशन में 3 कोमा 1 मीन्स B कोमा A जा रहा है? देखना ध्यान से। क्या आपके रिलेशन में 1 3 तो है, 3 और 1 दिख रहा है कहीं पे? नहीं है, आगे तो सेट ही खत्म हो गया। 3 और 1 नहीं है, इसका मतलब B कोमा A डज नॉट बिलोंग्स टू R। ये तो हमारी कंडीशन होगी। लेट A कोमा B बिलोंग्स टू A फॉर ऑल A कोमा B बिलोंग्स टू R के लिए B कोमा A भी हमारे पास क्या जाना चाहिए? R। But B, A does not belongs to R, therefore relation R is not symmetric. Symmetric भी हो गया। नेक्स्ट देखते हैं बेटा ट्रांजिटिव के केस में। लेट A, B, C belongs to, कोई तीन एलिमेंट्स लिए, देन फॉर ऑल A कोमा, ये हम गिवन कंडीशन लिख रहे हैं ट्रांजिटिव के लिए, A कोमा B belongs to R, B कोमा C belongs to R, देन A कोमा C भी क्या होना चाहिए? R में बिलोंग करना चाहिए। अब अपने केस में देखो बेटा, यहाँ पे वही सेम एग्जांपल उठाते हैं। 1 3, अब 3 से कोई एलिमेंट शुरू होने वाला है, 3 9। आपके केस में मान लीजिए A कोमा B हमने बोला R से बिलोंग करना चाहिए, और B कोमा C भी कहाँ से बिलोंग करना चाहिए? R से। हमने यहाँ से पेयर उठाया 1 3 बिलोंग करता R से। हमने अपना ऑर्डर्ड पेयर उठाया 1 कोमा 3। अब नेक्स्ट पेयर होना चाहिए जो 3 से ही शुरू हो, और नेक्स्ट 3 से शुरू होने वाला हमने लिया 3 9, 3 और 9, ये भी R से बिलोंग करता है। अब ये देखो सेम सेम वालों को तो कट कर दो। अब हमारे पास इस कंडीशन को सेटिस्फाई करने वाला कौन होना चाहिए? A और C भी कहाँ जाना चाहिए? R में। या यहाँ से 1 और यहाँ से 9, क्या ये R में जा रहे हैं? देखना अपने रिलेशन में कहीं 1 और 9 दिख रहा है? ये 1 3 है, ये 2 6 है, ये 3 9 है, ये 4 12 है, नहीं दिख रहे। तो यहाँ से हम कहेंगे कि 1 9 डज नॉट बिलोंग्स टू R, देयरफॉर इट इज नॉट ट्रांजिटिव। ये ट्रांजिटिव की कंडीशन को फुलफिल नहीं करता। तो अब हम कहेंगे देन, अगर हमारे पास कोई तीन एलिमेंट्स A से जाते हैं, A कोमा B बिलोंग्स करता है, BC भी R से जाता है, देन AC भी R में जाना चाहिए। बट हमारे केस में AC does not belongs to R, therefore relation R is not transitive. Not transitive, hence R is neither, अब ना तो ये reflexive है, neither reflexive nor symmetric, neither reflexive nor symmetric and not transitive. नेक्स्ट देखते हैं बेटा, अपने यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट कंप्लीट होता है। नेक्स्ट देखो, रिलेशन R इन दिस सेट, नेचुरल नंबर का सेट दिया हुआ है, सेट N ऑफ natural number defined as R is equal to x, y
सच दैट रिलेशन दिया हुआ है y इज इक्वल टू एक्स प्लस 5। एक कंडीशन और बेटा आपको दी है कि जो आपका x है वो लेस देन 4 होना चाहिए। गॉट इट? लेस देन 4 होना चाहिए और सेकंड कंडीशन दी है कि y इज इक्वल टू एक्स प्लस 5 होना चाहिए। देखो किस तरह से करेंगे। सबसे पहले हम लिखते हैं द गिवन। अब हमें x की वैल्यू 1 लेस देन 4 होनी चाहिए। तो अब हम यहाँ से हमारे पास द गिवन रिलेशन इज r इज इक्वल टू, पहले लिखते हैं द गिवन रिलेशन इज r फ्रॉम a टू a बिलोंग करता है सच दैट r दिया हुआ है हमें x कोमा y सच दैट y इज इक्वल टू एक्स प्लस 5 एंड x लेस देन क्या है आपका 4। तो यहाँ से आपके पास बेटा लेट ए कोई एक सेट बनाते हैं जिसमें लेस देन 4 होने चाहिए। तो इसमें लेस देन 4 का मतलब क्या होगा 1 2 3। और यहाँ पे आप कहेंगे कि मैम 1 2 3 ही क्यों ले रहे हैं, क्योंकि आप ध्यान से देखो जो आपका सेट रिलेशन डिफाइन हो रहा है वो ओनली नेचुरल नंबर्स के ऊपर डिफाइंड हो रहा है और आपको अच्छे से डिफाइंड है कि नेचुरल नंबर्स हमारे 1 से शुरू होते हैं। तो 1 2 3 ये हमारे पास हो गया ए सेट। देयरफॉर अब अपना रिलेशन को अच्छे से डिफाइन करते हैं, क्योंकि जब आपका रिलेशन फाइनाइट हो लिमिटेड नंबर्स के ऊपर डील करता हो तो हम अपने रिलेशन को रोस्टर फॉर्म में लिख सकते हैं। अदरवाइज ये तो सेट बिल्डर फॉर्म है ही हमारे पास। तो ये देखो इसमें कौन कौन से ऑर्डर्ड पेयर आएंगे। पहले आपको रफ में सॉल्यूशन करके बताते हैं। देखो ए सेट दिया हुआ था आपके पास, देखो सिंपल भाषा में देखो ए सेट बना हुआ है 1 2 3 और आपका जो रिलेशन है ना वो कुछ इस तरह से डिफाइंड है कि एक्स कोमा वाई हो और ये वाली दो कंडीशन हो और यहाँ पे x तो हमारा आ ही गया, ये तुम्हारे पास x है ही है लेस देन 4 के लिए 1 2 और ये 3 सभी 4 से कम है ना, तो ये सेकंड कंडीशन लिखने की जरूरत नहीं है। अब देखो इसमें कौन कौन से ऑर्डर्ड पेयर आएंगे। जब आपके पास x 1 होगा, जब आप x के पास 1 होगा तो y कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। ठीक है, जब आप x के पास 2 होगा 5 और 2 7, जब x की वैल्यू 2 होगी तो y कितना हो जाएगा 7। और यहाँ पे जब x की वैल्यू 3 होगी तो 5 और 3 8, तो जब x की वैल्यू 3 होगी तो ये कितना हो जाएगा 8। तो आपके पास रिलेशन में सिर्फ यही पेयर्स आएंगे बेटा। देखो क्योंकि इसने x लेस देन 4 बोला था तो 4 तक ले लिया हमने, एक बार 1 ले लिया, एक बार 2 ले लिया, एक बार 3 ले लिया। जब इतना कंडीशंस लेते हैं तो हमारे पास रिलेशंस में ये रिलेशंस बनते हैं। तो यहाँ पे देखो कितना आया 1 6 1 पेयर 2 7 और ये है 3 और 8। ये हमारे पास रिलेशन डिफाइन हो गया। यहाँ रिलेशन डिफाइन होने के बाद रफ में इसलिए करके दिखाते हैं आपको ताकि आप लोगों को ये डाउट में ना रहे बेटा कि आपके बस कि मैम 1 6 कहाँ से आया 2 7 कहाँ से आया 3 8 कहाँ से आया। इसलिए आपको रफ में प्रॉपर रिलेशन करके बताते हैं ताकि आप लोगों के कंसेप्ट अच्छे से क्लियर और क्वेश्चन बिल्कुल नीट एंड क्लियर अच्छे से समझ में आए, आपके दिमाग में कोई कंफ्यूजन ना हो रही। अब आते हैं हमने सेम रिफ्लेक्सिव सिमेट्री ट्रांजिटिव प्रूव करना है तो सबसे पहले हम अपना रिफ्लेक्सिव प्रूव करते हैं। रिफ्लेक्सिव के लिए हम क्या लेंगे, रिफ्लेक्सिव हेडिंग देते हैं लेट ए बिलोंग्स टू, कोई एक एलिमेंट सेट ए से आता है फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू ए, सभी एलिमेंट्स जो ए से आते हों हमारे पास क्या रिलेशन होना चाहिए ए कोमा ए, क्योंकि रिफ्लेक्सिव में रिफ्लेक्शन होती है ना सेम सेम की रिफ्लेक्शन, तो ए कोमा ए हमारे पास उस रिलेशन में जाना चाहिए। बेटा एलिमेंट्स जो होते हैं वो तो आने चाहिए सेट ए से, जो एलिमेंट्स होते हैं वो तो आने चाहिए सेट से और जो पेयर्स बनते हैं वो जाने चाहिए रिलेशन से, वो रिलेशंस में सेटिस्फाई करने चाहिए। ये दो चीज तीन चीजें आप अच्छे से रखना, एलिमेंट्स आने चाहिए सेट से और जो रिलेशन डिफाइंड होता है ऑर्डर्ड पेयर का वो जाना चाहिए आर के अंदर। अब देखो अगर आपने अब बात आ गई सेम सेम की, अगर आपने अब एलिमेंट ए सेट में 1 था हमारे पास 1 लिया है तो 1 की रिफ्लेक्शन 1 क्या वो आर में जा रही है, देखना ये 1 6 है ये 2 7 है ये तो नहीं जा रहे। इसी तरह से अगर आप 2 की रिफ्लेक्शन देखो 2 2 भी नहीं आर में बिलोंग करता एंड सिमिलरली 3 भी आर से बिलोंग नहीं करता। अब हमने कहा था कि जब नोट का केस हमें सेटिस्फाई करवाना होता है तो एक ही कंडीशन बहुत होती है उसे प्रूव करने के लिए। तो हम यहाँ से हम क्या कहेंगे, बट इन आर केस लिख सकते हो इन आर केस ए कोमा ए डज नॉट बिलोंग्स टू आर, देयरफॉर आर रिलेशन आर इज नॉट रिफ्लेक्सिव, रिफ्लेक्सिव नहीं है। सिमिलरली अब हम नेक्स्ट प्रूव करते हैं सिमिट्री। सिमिट्री के केस में देखो लेट ए कोमा बी बिलोंग्स टू, एलिमेंट्स हैं सेट से आएंगे ए कोमा बी बिलोंग्स टू ए फॉर ऑल ए कोमा बी बिलोंग्स टू ए, अगर ए बी में जाता है रिलेशन ए बी में जा ए बी आर में जाते हैं देन बी ए भी आर में जाना चाहिए। ये तो हो गया मेरे पास सिमेट्री की डेफिनेशन। अब ध्यान अपने केस में देखो बेटा, आपने ए भी उठाया, आपके केस में कौन था 1 6 है। आपने सबसे पहले एग्जाम्पल नहीं हमारा सेट दिया हुआ है ए रिलेशन, क्या दिया हुआ है 1 6 2 7 और ये 3 8। अगर आपने यहाँ से 1 6 को आर में पहुंचाया ठीक है, अब ये ए का काम करता है ये बी का काम कर रहा है तो आपके पास 6 और 1 मीन्स बी कोमा ए,
ये भी आर में जाने चाहिए। क्या आपको 6 और 1 कहीं सेट में दिखाई देते हैं? नहीं, तो ये सिमेट्रिक नहीं होगा। तो अब हम कहेंगे A, B belongs to R, then B, R में जाना चाहिए। But in our case, in our relation, B, A does not belongs to R. Therefore, relation R is not symmetric. अब नेक्स्ट आता है ट्रांजिटिव प्रूव करते हैं। Let A, B, C belongs to R. Therefore, for all A, B, C belongs to R, ए बी अगर आर से जाता है, बी सी भी आर से बिलोंग करता है, देन ए कोमा सी भी मेरे पास क्या होना चाहिए? आर से बिलोंग करना चाहिए। अब हमारे केस में देखो बेटा, ए बी आर में सपोज करो आपने कोई ऊपर वाला सेट उठाओ, मान लिया आपने 1 6 लिया, 1 6 बिलोंग करता आर से, ठीक है। अब नेक्स्ट होता है कि बी कहाँ जाना चाहिए? आर से बिलोंग करना चाहिए। लेकिन ये चीज देखो, यहाँ पे तो 1 6 एलिमेंट ही नहीं है, बी और 6 भी बिलोंग नहीं करे, यानी कि 6 कोमा कोई भी एक अदर जब इसका पेयर ही नहीं है हमारे पास, तो ये ट्रांजिटिव यहाँ से वन ए कोमा सी यानी कि 1 दिस कुछ भी हो। हमारे पास एक एडिशनल केस होता है बेटा ट्रांजिटिव प्रूव करने के लिए। आपके पास एक पेयर तो है ए कोमा बी यानी कि 1 6 आर्ट में जा रहा है, लेकिन थर्ड कंडीशन जो हमारे पास ट्रांजिटिव के केस में होती है कि ए कोमा सी भी आर के अंदर बिलोंग करना चाहिए, उसके लिए हमारे पास सेकंड कंडीशन फुलफिल ही नहीं हो रही, वो केस है ही नहीं जिससे कि उसको कंपेयर किया जाए, जिससे कि उसको चेक किया जाए। इस तरह के एडिशनल केस में, एक्सेप्शनल केस में क्या होता है कि हमारी जो आर होती है, हमारा जो रिलेशन होता है वो ट्रांजिटिव प्रूफ हो जाता है। तो यहाँ पे कहेंगे कि अगर ए बी सी आर में जाता है फॉर ऑल ए कोमा बी, अगर ए बी भी आर में है और बी सी प्रेजेंट ही नहीं है हमारे स्टेटमेंट में, प्रेजेंट ही नहीं है मतलब उसको कंपेयर किससे किया जाए, चेक किससे किया जाए, देन हमारे पास क्या होता है ए कोमा सी बिलोंग ऑटोमेटिकली वहां से कर जाता है। ये एक्सेप्शनल केस होता है, ए कोमा सी बिलोंग्स टू आर। तो अब हम कहेंगे देयरफॉर रिलेशन आर इज ट्रांजिटिव, hence relation are not reflexive and not symmetric but transitive। ठीक है, ये पार्ट हमारे पास यहाँ कंप्लीट होता है। थर्ड पार्ट देखो बेटा, इसका आपको दिया हुआ है रिलेशन आर इन सेट ए। अब सेट देखो कौन कौन से दिया हुआ है, 1 2 3 4 5 और 6 एलिमेंट दिए हुए हैं। एज आर इज इक्वल टू एक्स कोमा वाई सच दैट y is divisible by x। ये क्या होना चाहिए? y आपके पास डिविजिबल होना चाहिए x से। अब ये देखो बहुत से बच्चों को ना ये डिविजिबल बाय x, डिवाइडेड बाय x, कि y डिवाइड हो जाता है x से, x डिवाइड कर देता है y को, इस तरह के स्टेटमेंट में लिटिल कंफ्यूजन होती है। इसे हम एग्जांपल से समझेंगे, अच्छे से समझेंगे। आप सिर्फ कंसंट्रेशन से फोकस और एक साथ अपना सिर्फ यहाँ देखिए, क्वेश्चन को समझिए, लिखना बाद में। आपको इसकी प्रॉपर पीडीएफ मिल जाएगी हमारे टेलीग्राम चैनल से, आप उसे भी ज्वाइन कर सकते हैं फॉर मोर पीडीएफ एंड एज इट इज सभी कंसेप्ट के और इंट्रो के लेक्चर्स को रिकॉर्ड करने के लिए। देखो रिलेशन आर दिया हुआ है, द गिवन सेट ए 1 2 3 4 5 एंड 6, और रिलेशन आर जो है वो मेरा डिफाइंड है ए टू ए सेट को ही डिफाइन कर रहा है। क्या दिया हुआ है? एक्स कोमा वाई ऐसे ऑर्डर्ड पेयर जो डिफाइन करें y is divisible by। इस क्वेश्चन को करने से पहले बेटा आप अपने एग्जाम्पल पर मैंने लिखा y is divisible by x। मैंने मान लीजिए कि y आपके पास डिविजिबल है 6, डिविजिबल बाय यानी कि ये डिवाइड हो जाता है इससे, x से। x को मैंने माना 2। अब मैं इसको लिखूं 6 is divisible by 2। इसे अब ऐसे लिख सकते हैं, ये स्टेटमेंट आपको आगे कि y is divisible by 2। अगर 6 भाग हो जाता है 2 से, कहने का मतलब है कि 2 डिवाइड कर देता है 6 को। पूरा पूरा कंप्लीट हो रहा है, यानी कि आपके पास एक इंटीजर, एक नेचुरल नंबर आ रहा है। इंटीजर भी आ सकता है, नेचुरल नंबर भी आ सकता है। इंटीजर में हमारे पास नेगेटिव, जीरो एंड पॉजिटिव, ये तीनों कैटेगरी को इंक्लूड करता है। तो हम इंटीजर में, क्योंकि इसमें नेचुरल नंबर ऑटोमेटिकली इंक्लूड है और होल नंबर्स भी, तो हम इंटीजर का यानी कि डिवाइड करने के बाद आपके पास प्रॉपर एक नंबर आ रहा है, एक इंटीजर आ रहा है। लेकिन अगर मैं ये बोलूं अब खुद का नंबर, अब ये देखो, अब आप खुद का नंबर, अब आपने x2 लिया था, x को खुद का नंबर खुद से डिविजिबल हो जाता है। अब मैं यहाँ पे लिखूं x इज डिविजिबल बाय x, खुद का नंबर खुद से डिविजिबल हो जाता है, यस। तो मैं ये कह सकती हूँ कि अगर x को प्लेस पे x ही ले लूं मैं y के प्लेस पे, हाँ ठीक है, y इज डिविजिबल बाय, अगर मैं यही ले लूं कि x डिविजिबल बाय x, तो खुद का नंबर खुद से डिविजिबल हो जाता है ये, तो ये मेरे पास रिफ्लेक्सिव का केस बनेगा। अब इसी के प्लेस पे अगर मैं ये लूं 6 डिविजिबल हो रहा था 2 से, ये तुम हो रहा था मेरे पास, ये y का काम कर रहा था, ये x का,
तो 6 इज डिविजिबल बाय 2, तो ये हो गया मेरे पास a कोमा b तो सेटिस्फाई कर रहा है, r में जाता है। लेकिन अगर यहाँ पे ये करूँ 2/6 यानी कि ये क्या हो गया, ये x हो गया, ये y हो गया। अगर y डिविजिबल x से तो x भी डिविजिबल होना चाहिए, लेकिन अगर मैं 2/6 से आंसर करूंगी तो मेरे पास आंसर क्या आता है 1/3 विच इज नॉट प्रॉपरली डिवाइड, तो मैं क्या कहूंगी ये r में बिलोंग नहीं करता क्योंकि ये पूरी तरह से डिवाइड नहीं हो रहा है इसके साथ, ये पॉइंटों में आंसर देगा। तो हम कहेंगे कि अगर a कोमा b r में जा रहा है बट b कोमा a r में नहीं जा रहा, तो ये मेरे पास क्या हो जाएगा, ये नॉट सिमेट्रिक। नॉट सिमेट्रिक का केस को डिफाइन करेगा। पहले ये 2 पॉइंट लिखते हैं, उसके बाद अपना आगे का पार्ट करेंगे। देखो r इज डिविजिबल बाय x, तो हम सबसे पहले हमने रिफ्लेक्सिव करना था। लेट a बिलोंग्स टू a फॉर ऑल a बिलोंग्स टू a कोमा a बिलोंग्स टू कर जाएगा r में। रीजन दे सकते हो बिकॉज ईच नंबर इज डिविजिबल बाय इटसेल्फ, क्योंकि हम ये लिख सकते हैं कि हर एक जो नंबर होता है वो खुद से डिवाइड होता है। खुद से डिवाइड होता है, वो एग्जांपल मैं आपको बता चुकी हूँ कि 2 को 2 से डिवाइड करो, 3 को 3 से डिवाइड करो, 6 को 6 से डिवाइड करो। हर एक नंबर खुद से डिविजिबल हो रहा है और आपको एक इंटीजर की वैल्यू दे रहा है। रीजन लिखा है कि ईच नंबर इज डिविजिबल बाय इटसेल्फ, देयरफॉर जो हमारे पास है रिलेशन आर इज रिफ्लेक्सिव। रिफ्लेक्सिव हो गया। नेक्स्ट आता है हमारे पास सिमेट्रिक। सिमेट्रिक के केस में क्या है, मान लीजिए लेट a कोमा b बिलोंग्स टू a से करते हैं फॉर ऑल a कोमा b बिलोंग्स टू a। अगर a b बिलोंग करता है r से, a कोमा b बिलोंग्स टू r करता है, देन b कोमा a भी किस में जाना चाहिए, r में। लेकिन हमारे केस में ये देखो, मैंने आप लोगों को यह एग्जांपल बताया था कि अगर 2 डिवाइड कर रहा था 6 को, पूरी तरह से हो गया, लेकिन 6 डिवाइड नहीं कर रहा था 2 को, क्योंकि अगर आप उसको रिप्लेस करके देखोगे तो वो आपके पास प्रॉपरली डिवाइड नहीं हो रहा था ना। तो हम यही लिखेंगे अगर a कोमा b बिलोंग्स टू r, देन बट इन आर केस b कोमा a डज नॉट बिलोंग्स टू r, देयरफॉर r इज नॉट सिमेट्रिक। हमारे पास आर सिमेट्रिक नहीं है। नेक्स्ट देखो ट्रांजिटिव का केस में, लेट a कोमा b कोमा c बिलोंग्स टू एलिमेंट्स a, देन फॉर ऑल a कोमा b कोमा c बिलोंग्स टू a, इफ ab बिलोंग करता r से, bc बिलोंग करता है r से, देन ac भी किस में जाना चाहिए, r में बिलोंग करना चाहिए। बट हमारे केस में देखो देखो एग्जांपल से समझते हैं इस कंसेप्ट को अच्छे से। अगर a भी r में जा रहा है, इसका मतलब क्या है, डिवाइड हो रहा है पूरे से। सपोज करो आपने ए और बी को एग्जाम्पल लिया, एग्जाम्पल के तौर पे देखते हैं, ये आपने लिया आपने 2,4, इसका मतलब 4 इज डिविजिबल बाय 2, आंसर आता है, ठीक है ये आ गया। उसके बाद आपने माना 4,8, ये आपका बी कोमा सी बिलोंग्स टू आर, बिलोंग्स टू आर। क्यों, क्योंकि आपको पता है कि 8 इज डिविजिबल बाय 4, ये भी पूरी तरह से डिविजिबल होता है, तो ये भी हमारे रिलेशन में चला गया। देन उसके बाद वो कहता है कि अगर ए भी आर में जाता है और बी सी भी आर में जाता है, तो यहाँ से ए उठाओ और यहाँ से सी उठाओ। आपका ए का काम कौन कर रहा था 2, और आपका सी का काम कौन कर रहा था 8। तो हम कहेंगे यहाँ से ए कोमा सी भी आर में जाता है, दिस इंप्लाइज हमारा ए का काम कौन कर रहा था 2 और सी का काम कौन कर रहा था 8, बिलोंग्स टू आर। क्यों, क्योंकि यहाँ पे देखो अगर 8 को आप 2 से डिवाइड करोगे तो आपके पास पूरी तरह से डिविजिबल होता है। तो यही कंडीशन हमने यहाँ पे लिखनी है, तो यहाँ पे यही लिखेंगे। इफ एक स्टेटमेंट की फॉर्म में क्या लिखेंगे, देखो ये तो हमारे पास रिजल्ट हो गया ना, लेट ए कोमा बी बिलोंग्स टू आर, दिस इंप्लाइज बी इज डिविजिबल बाय ए। नेक्स्ट है एंड बी कोमा सी बिलोंग्स टू आर, दिस इंप्लाइज सी इज। अब देखना बेटा, ये चीज तो हमने अपनी डेफिनेशन लिखी थी कि कोई ए बी सी, अगर कोई 3 एलिमेंट सेट ए से आते हैं तो ए कोमा बी आर में जाना चाहिए, बी और सी भी आर में जाना चाहिए, वो इंप्लाई करता है ए और सी भी आना चाहिए। लेकिन हमारे क्वेश्चन को देखते हुए अब हम उसको क्या करेंगे, मान लीजिए कि ए और बी आर में जाते हैं, तो इसका मतलब बी इज डिविजिबल बाय ए, वो मैं आपको एग्जाम्पल में करवा चुकी हूँ कि हमने बी और ए क्या लिया था 2,4, ये हमारे पास ए था और ये हमारे पास बी। इसी तरह से अब इसको स्टेटमेंट लिख दिया। इसी तरह से हमने क्या माना कि बी और सी भी आर में जाते हैं, तो हम कहेंगे कि सी इज डिविजिबल बाय बी। अगर सी डिविजिबल से डिविजिबल बाय ए होता है, दिस इंप्लाइज। अब यहाँ से देखो बी डिविजिबल हो रहा था ए से, सी जो है वो डिविजिबल हो रहा था, यहाँ से कहेंगे सी इज डिविजिबल, यहाँ से हम कहेंगे सी इज डिविजिबल बाय ए। ये मैं आपको लोगों को एग्जांपल अच्छे से समझा चुकी हूँ, एग्जांपल को ध्यान से देख लीजिएगा और भी क्लियर हो जाएगा। सी इज डिविजिबल बाय ए, देयरफॉर a comma c belongs to R, hence R is reflexive, symmetric
इंट्रांजिटिव। ये पार्ट हमारा यहाँ पे कंप्लीट होता है। देखो बेटा हमारा फर्स्ट का थर्ड पार्ट हो चुका है। नेक्स्ट देखते हैं, अब हम करते हैं अपना क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का फोर्थ पार्ट। क्या कहा है इसने? रिलेशन आर इन सेट जेड ऑफ ऑल इंटीजर्स डिफाइन एज आर इज इक्वल टू, हमें सेट दिया हुआ है एक्स कोमा वाई सच दैट एक्स माइनस वाई इज इंटीजर। हमें ये बताना है इंटीजर। अब देखो इसका सोल्यूशन कैसे करेंगे। द गिवन रिलेशन इज फ्रॉम आर टू, यानी कि इंटीजर टू इंटीजर जाना है। अब हमें वो क्या दिया हुआ है? रिलेशन आर इज इक्वल टू एक्स कोमा वाई सच दैट एक्स माइनस वाई इज इंटीजर। अब इसमें देखो बेटा, सबसे पहले हमने क्या प्रूव करना था? अपना रिफ्लेक्सिव। रिफ्लेक्सिव देखते हैं कैसे कर सकते। रिफ्लेक्सिव हमने क्या कहा था? मान लीजिए कोई एक एलिमेंट बिलोंग करता है इंटीजर से, देन फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू इंटीजर, ए कोमा ए बिलोंग करना चाहिए इंटीजर से। ए कोमा ए बिलोंग करना चाहिए, ए कोमा ए बिलोंग करना चाहिए रिलेशन आर से। अब रिलेशन आर में जाने का मतलब क्या है कि मान लीजिए आपने कोई एक एलिमेंट है, अब उसका डिफरेंस, एग्जाम्पल देखो, एग्जाम्पल में हम क्या करते हैं? हमने कहा कि एक एलिमेंट है ए इंटीजर से जाता है। इसको सपोज करो कि आपके पास टू था, टू एक इंटीजर है, टू में जाता है, ठीक है। अब उसने कहा कि खुद का एलिमेंट खुद के साथ, यानी कि रिफ्लेक्सिव इमेज यही होती है कि ए कोमा ए, यानी कि दोनों एलिमेंट सेम होने चाहिए। वो भी हमारे पास किस में जाने चाहिए? रिलेशन आर में जाना चाहिए। रिलेशन आर में जाने के लिए उसको कौन सी कंडीशन सेटिस्फाई करनी चाहिए? ए माइनस ए, क्योंकि उसने बोला है ना कि एक्स और वाई वही पेयर जाएंगे कि जिनका डिफरेंस मेरे पास क्या हो? इंटीजर। अगर मैं सेम एलिमेंट का सेम एलिमेंट के साथ डिफरेंस करेंगे हम, तो एलिमेंट हमारे पास क्या आएगा? जीरो। और हमें पता है कि जीरो खुद में क्या है? एक इंटीजर है। अगर जब ये इंटीजर है और ये सेटिस्फाई भी कर नहीं रहा कंडीशन को, तो यहाँ से हम कहेंगे कि ए कोमा ए बिलोंग कर गया मेरे पास इसमें आर में, सेटिस्फाई कर गया कंडीशन को। इसलिए हमने बोला कि अगर कोई एक एलिमेंट इंटीजर से आता है, देन फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू इंटीजर, ए कोमा ए बिलोंग्स टू आर करेगा। रीजन देते हैं इसको ब्रैकेट में, बिकॉज a minus a is equal to 0 is also an integer। ये खुद में क्या है? एक इंटीजर है। therefore a comma a belongs to r। ये बेशक ना भी लिखो, लेकिन आप यहाँ तक कर सकते हो। और ये हमारे पास कंडीशन क्या होगी? रिफ्लेक्सिव। दिस implies रिलेशन r is रिफ्लेक्सिव। रिफ्लेक्सिव होगी। नेक्स्ट देखते हैं सिमेट्रिक के केस में। सिमेट्रिक के केस में क्या करते हैं? लेट ए कोमा पी बिलोंग्स टू, हमने कहा था सेट से लेना है। सेट हमारे पास क्या है? इंटीजर्स का है। फॉर ऑल ए कोमा बी बिलोंग्स टू जेड इफ ए बी बिलोंग करता है रिलेशन से, देन मेरे पास बी ए भी क्या करना चाहिए? रिलेशन से। अब हम करते हैं, अब ये देखो, नाउ ए कोमा बी बिलोंग्स टू आर, देन अगर ये रिलेशन में जाता है, देन ए माइनस बी इज एन इंटीजर। इंटीजर हो गया। दिस इम्प्लाइज अगर ए माइनस बी इंटीजर है तो बी माइनस ए भी इंटीजर होगा। अंडरस्टैंड है? इज एन इंटीजर। कैसे? देखो, अब मान लो आपने a माइनस बी लिया, एग्जाम्पल के तौर पे मानते हैं कि आपके पास a 3 है और b 1 है, तो ये क्या हो गया? 3 माइनस 1 2, एक इंटीजर हो गया। अब आपको b माइनस a करना था। b का काम कौन कर रहा था? 1, तो 1 लिखा। a का काम कौन कर रहा था? 3, तो यहाँ पे 3 लिखा माइनस 2। जो हमें पता है ये भी क्या होता है? इंटीजर होता है, और ये तो ऑलरेडी इंटीजर होता ही है। तो हमने क्या कहा कि अगर a माइनस बी इंटीजर है तो b माइनस ए भी क्या होगा? इंटीजर। दिस इम्प्लाइज b माइनस बी कोमा ए बिलोंग कर गया r से, देयरफॉर r इज सिमेट्रिक। सिमेट्रिक रिलेशन हो गया। अब नेक्स्ट करते हैं हम ट्रांजिटिव से। ट्रांजिटिव से देखो, लेट a कोमा b कोमा c बिलोंग करते हैं इंटीजर से, देन फॉर ऑल a कोमा b, देन फॉर ऑल a comma b comma c belongs to z if a comma b belongs to r, b comma c belongs to r, then a comma c belongs to r। अब ये देखो नाउ, a comma belongs to a comma b, अगर ये r से जाता है देन क्या हो जाएगा? a माइनस बी इंटीजर, इंटीजर हुए। सिमिलरली अगर b comma c बिलोंग कर गया r से, दिस इम्प्लाइज b माइनस c इज एन इंटीजर। a माइनस बी भी इंटीजर हो गया, b माइनस सी भी इंटीजर हो गया। अब ट्रांजिटिव की कंडीशन को फुलफिल करने के लिए मुझे क्या करना है? a माइनस बी सी को भी
ए कोमा ए माइनस सी सॉरी ए कोमा सी को भी मुझे क्या करना होगा, रिलेशन आर में अप्रोच करवाना है। तो हम यहाँ करते हैं ए माइनस बी और बी माइनस सी को दोनों को ऐड कर देते हैं। नाउ ए माइनस बी प्लस बी माइनस सी, यहाँ से बी और ये बी से बी कैंसिल, तो बचा क्या, ए माइनस सी इज ऑल्सो एन इंटीजर। और अगर इंटीजर, दिस इंप्लाइज अगर ये a माइनस सी का डिफरेंस अगर इंटीजर आता है तो मुझे पता है कि क्या हो जाता है, हमें पता है a माइनस सी दी हुई कंडीशन के अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा, बिलोंग कर जाएगा रिलेशन में। दिस इंप्लाइज रिलेशन आर इज एन ट्रांजिटिव, ट्रांजिटिव हो गया। हेंस रिलेशन आर is reflexive, symmetric and transitive। ट्रांजिटिव, अब अगर किसी स्टूडेंट को बेटा अगर ट्रांजिटिव वाले केस में कि मैम ए माइनस बी और ये प्लस कैसे चला गया, तो आप यहाँ से एग्जाम्पल से भी कर सकते हैं। तो मैं आप लोगों को एग्जाम्पल से करके दिखाती हूँ कैसे सपोज करना है। सपोज करो ए कोमा बी हमने आर में पहुंचाया, ए कोमा बी के प्लेस पे आप मानो 2,4 बिलोंग कर गया आर में। दिस इंप्लाइज 2 - 4 यानी कि -2, वो भी रिलेशन में आर में जाएगा। क्यों जाएगा, क्योंकि हमें पता है कि -2 क्या है, एक इंटीजर है, -2 इंटीजर में आना चाहिए। सिमिलरली यहाँ पे ए कोमा बी आप लेते हैं बी और सी, ये जाते हैं आर में, तो बी के प्लेस पे तो हमने 4 ही रखा, ये 4 है और यहाँ पे मानो आप 5 बिलोंग्स टू आर। तो दिस इंप्लाइज क्या हो जाएगा, 4 - 5 इज इक्वल टू -1, ये भी आर में जाएगा। क्यों, क्योंकि आपके पास क्या है, -1 एक इंटीजर है, इंटीजर हो गया। अब ये देखो, अब यहाँ से देखो, अब यहाँ से आपने बी वालों को तो खत्म कर देना है, बी वाले तो सेम हो गए। अब हमने क्या लेना है, यहाँ से ए लेना और यहाँ से सी लेना है, यानी कि 5। तो उसके लिए आप क्या करोगे, अपने ए कोमा सी को पहुंचाना है ना, आपका ए क्या है 2 और सी क्या है 5, तो ये भी आर में जाएगा। क्यों जाएगा, क्योंकि आपको इनका डिफरेंस कितना आएगा, 2 में से 5 जाएंगे -3, जो कि क्या है, एक इंटीजर की कैटेगरी में आता है। तो यहाँ से कहेंगे देयरफॉर ए कोमा सी भी क्या हो जाएगा, बिलोंग्स टू, रिलेशन कर जाएगा ए माइनस सी। यहीं से हमने सारा प्रोसीजर किया है। आई होप सो आप लोगों को अच्छे से समझ में आया होगा। अब अगर किसी स्टूडेंट को कोई डाउट रह गया हो, फिर भी आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करना और अपने डाउट को प्लीज क्लियर करना बच्चे, क्योंकि डाउट्स को रखोगे तो मैथ्स में पीछे होते चले जाओगे। नेक्स्ट आता है अपना फिफ्थ क्वेश्चन का फिफ्थ पार्ट देखना। अब आप इसके फिफ्थ पार्ट में आगे सब पार्ट्स हैं, यानी कि आगे इसने 5 क्वेश्चंस दे रखे हैं अलग अलग, तो उसे देखते हैं क्या कहा है उसने। कोई रिलेशन आर दिया हुआ है इन सेट ए ऑफ इन अ टाउन एट अ पर्टिकुलर टाइम गिवन बाय, ये पार्ट दिया हुआ है इसका। आपको रिलेशन आर दिया हुआ है सच दैट एक्स एंड वाई वर्क एट द सेम प्लेस। यहाँ पे देखना बेटा, द गिवन, आपको गिवन सेट दिया हुआ है, कोई एक सेट दिया हुआ है ए, सेट ऑफ ए क्या दे रखा है आपको यहाँ पर, ह्यूमन बींग्स इन अ टाउन, ह्यूमन बींग्स इन अ टाउन, ये आपको एक सेट दिया हुआ है। एक रिलेशन डिफाइन है फ्रॉम ए टू ए डिफाइन है सच दैट कैसा, एक्स कोमा वाई, इसमें वो ऑर्डर पेयर्स रखने हैं जो कौन सी कंडीशन को सेटिस्फाई करते हो, एक्स एंड वाई वर्क एट अ सेम प्लेस। सबसे पहले हमने रिफ्लेक्सिव शो करना है। देखो, लेट कोई एक एलिमेंट, कोई एक ह्यूमन बीइंग लिया हमने अपने सेट से, क्योंकि हमारे पास जो ए सेट है वो सभी ह्यूमन बींग्स का है, सभी पर्सन्स का है, तो कोई ना कोई एक पर्सन उठाया यहाँ से पर्टिकुलर। देन फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू ए, अगर कोई एक बंदा है और उसकी खुद की एक इमेज, यानी कि मैं अगर कहीं पे प्लेस कर रही हूँ तो मेरी प्रेजेंस किसी ना किसी रूप में खुद में वहां पे प्रेजेंट रहेगी, तो ए और ए बिलोंग कर जाएंगे रिलेशन में। देयरफॉर आर इज रिफ्लेक्सिव। नेक्स्ट आता है सिमेट्रिक। सिमेट्रिक में देखो, लेट ए कोमा बी बिलोंग्स टू करता है सेट से, देन फॉर ऑल ए कोमा बी बिलोंग्स टू ए, इफ ए कोमा बी बिलोंग करता है आर से, देन बी कोमा ए से, बी कोमा ए भी कहाँ जाना चाहिए, रिलेशन में। नाउ ए कोमा बी बिलोंग कर गया आर में। अगर ये आर में बिलोंग करता है, अब यहाँ देखो हमारा रिलेशन क्या बोला था उसने, कि अगर एक्स और वाई वो पेयर्स बनाएंगे कि एक्स और वाई वर्क करते होंगे सेम प्लेस पे, ठीक है। अगर उसने बोला कि ए है, देन दिस इम्प्लाइज ए एंड बी वर्क एट अ सेम प्लेस, एट द सेम प्लेस, यानी कि सेम प्लेस किसी एक फैक्ट्री में, किसी एक लोकेशन पर, किसी एक पर्टिकुलर बिल्डिंग में, एक और ए और बी दो कोई ऐसे पर्सन है जो एक साथ काम करते हैं, देन आप इजीली कह सकते हो कि बी और ए भी वहीं काम करते होंगे। देन बी एंड ए वर्क एट द सेम प्लेस। अगर बी और ए वर्क करते हैं, देयरफॉर
बी कोमा ए हमारे पास रिलेशन से बिलोंग कर जाएगा वो, देयरफॉर बी कोमा ए बिलोंग्स टू आर। दिस इम्प्लाइज आर इज सिमेट्रिक। आर सिमेट्रिक रिलेशन हो गया। नेक्स्ट हम प्रूव करते हैं ट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव के केस में क्या होता है, लेट अब कोई 3 पर्सन्स को उठाओ जो क्या करते हैं, किसी सेट से आते हैं, यानी कि ह्यूमन 3 पर्सन्स को उठाया आपने, ए बी सी नाम के 3 ह्यूमन बींग्स है हमारे पास जो किसी ए सेट से आते हैं क्योंकि वो ह्यूमन बींग्स में है। इफ देन फॉर ऑल, अगर फॉर ऑल ए कोमा बी कोमा सी बिलोंग्स टू ए, इफ अगर ए भी बिलोंग करता है आर से एंड बी सी बिलोंग करता है आर से, देन हमारे पास कंडीशन होती है कि ए कोमा सी भी क्या होना चाहिए, आर से। नाउ इफ ए कोमा बी बिलोंग्स टू आर, दिस इम्प्लाइज अगर ए बी आर में जाता है तो हम क्या कहेंगे, कंडीशन को क्या करते हैं कि वो दोनों एक ही प्लेस पे काम करते हैं। हमें पता था ना हमारे रिलेशन में क्या कहता है, अगर ए और बी रिलेशन में आ रहे हैं देन एक्स कोमा वाई वर्क करते हैं सेम प्लेस पे। तो उसी कंडीशन को देखते हुए क्या कहेंगे, अगर ए और बी आर से बिलोंग करते हैं, दिस इम्प्लाइज ए एंड बी वर्क at same place. Similarly, if B, C अगर R से बिलोंग करते हैं तब हम कहेंगे B and C work at same place। अब ये B और C सेम प्लेस से वर्क करते हैं। अब ये देखो A और B भी एक जगह काम कर रहे थे, B और C भी एक जगह काम कर रहे थे, तो आपको नहीं लगता कि A और C भी सेम पोजीशन पे काम कर रहे होंगे, सेम प्लेस पे काम कर रहे होंगे। दिस इम्प्लाइज A and C work at same place, therefore अगर A और C एक ही जगह पे काम कर रहे हैं तो वो हमारे रिलेशन से बिलोंग करते हैं, therefore A comma C belongs to R। This implies R is transitive, hence relation R is reflexive, symmetric एंड ट्रांजिटिव। ये पार्ट हमारा यहाँ पे कंप्लीट होता है। नेक्स्ट देखो बेटा, बी आर रिलेशन दिया हुआ है एक्स कोमा वाई सच दैट एक्स एंड वाई लिव लिव्स इन सेम लोकेलिटी। अब ये एक्स एंड वाई लिव करते हैं सेम लोकेलिटी पे, ये कंप्लीट क्वेश्चन कुछ कुछ यानी कि वहां पे पहले वाले से पार्ट से मिलता है। वहां पे प्लेस की बात की गई थी, यहाँ पे लोकेलिटी की बात की गई है, वो मतलब काम कर रहे थे, यहाँ रह रहे हैं, बाकी कुछ भी डिफरेंस नहीं है। तो क्या करेंगे, द गिवन सेट इज ए ह्यूमन बींग्स इन अ टाउन, रिलेशन आर दिया हुआ है फ्रॉम ए सेट टू ए सच दैट, कैसे डिफाइन कर रखा है उसके, एक्स कोमा वाई एक्स एंड वाई लिव इन सेम लोकेलिटी, किसी लोकेलिटी में रहते हैं। देन हम क्या कहेंगे, सबसे पहले रिफ्लेक्सिव प्रूव करते हैं। लेट कोई एक ह्यूमन बीइंग लिया सेट ए से, फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू ए कोमा ए बिलोंग करेगा आर से। क्यों करेगा, अगर खुद का इंसान खुद की रिफ्लेक्शन के साथ यानी कि अंतरात्मा उसकी प्रेजेंस तो वहां प्रेजेंट होगी, तो हम ये रिफ्लेक्सिव आर से होगा, देयरफॉर आर इज रिफ्लेक्सिव। नेक्स्ट करते हैं सिमेट्रिक। कुछ नहीं है बेटा, जैसा आपने ऊपर वाला पार्ट किया था सेम रहेगा। लेट ए कोमा बी बिलोंग्स टू सेट ए से, फॉर ऑल ए कोमा बी बिलोंग्स टू ए, इफ ए कोमा बी अगर वो रिलेशन में जाता है देन हम ये क्या कह सकते हैं कि बी कोमा ए भी क्या करेगा, आर से बिलोंग करेगा। नाउ इफ ए कोमा बी बिलोंग कर गया आर से, तो हमारे पास आर में रिलेशन में जाने का मतलब क्या है कि वो दोनों क्या करते हैं, सेम लोकेलिटी में रहते हैं, तो हम यहाँ से बोल सकते हैं दिस इम्प्लाइज ए एंड बी लिव इन सेम लोकेलिटी। सेम लोकेलिटी में हो गए ना, तो हम यहाँ से ये कह सकते हैं अगर ए और बी रह रहे हैं तो बी और ए भी तो रह रहे होंगे वहां पर। बी एंड ए लिव इन सेम लोकेलिटी, दिस इम्प्लाइज बी कोमा ए बिलोंग कर गया उस रिलेशन से, देयरफॉर आर इज सिमेट्रिक, आर सिमेट्रिक रिलेशन हुआ। नेक्स्ट आता है ट्रांजिटिव। लेट ए कोमा बी कोमा सी किसी सेट से आ रहे हैं, देन फॉर ऑल अगर ए बी, देन फॉर ऑल ए कोमा बी कोमा सी बिलोंग्स टू ए, इफ अगर ए बी बिलोंग करता है रिलेशन आर से एंड बी सी भी आर से जाता है, देन हमारे पास कंडीशन क्या होती है, ए सी भी आर से जाना चाहिए। अब यहाँ छोटी सी बात देखो बेटा, ए और बी है, ए और बी एक ही प्लेस पे काम करते हैं, और बी कोई पर्सन है वो, और बी और सी वो किसी थर्ड पर्सन के साथ वहां पे काम करता है, तो ऑटोमेटिकली ए और सी भी तो वहां काम कर रहे होंगे। अब ये ए है, ये किसी एक प्लेस पे काम करते हैं, ये बी है, ये किसी एक प्लेस पे काम करते हैं, ये सी है, ये किसी एक सेम प्लेस सेम लोकेलिटी में रहते हैं या काम करते हैं, ठीक है, लोकेलिटी में रहते हैं। अब ये देखो, ये दोनों एक साथ रह रहे हैं,
और ये दोनों एक साथ रह रहे हैं। तो क्या ए और सी एक साथ नहीं रह रहे होंगे उसी लोकेलिटी में? बस वही बात बोली है इसने यहाँ पे। तो क्या करेंगे? ए, बी बिलोंग कर गया आर से, देन ए एंड बी लिव इन सेम लोकेलिटी। ऑल्सो बी कॉमा सी बिलोंग कर गया आर से, देन बी एंड सी live in same locality. This implies A and C live in same locality. This implies A comma C belong कर गया relation से. Therefore, R is transitive. R is transitive. Hence, relation R is reflexive, symmetric and transitive. नेक्स्ट करते हैं इसी क्वेश्चन का थर्ड पार्ट। बेटा क्या कहा है उसने? आर एक है रिलेशन हमारे पास एक्स कोमा वाई सच दैट एक्स इज एग्जैक्टली 7 सेंटीमीटर टॉलर देन वाई। एक्स इज एग्जैक्टली 7 सेंटीमीटर टॉलर देन वाई। अब इसमें देखो क्या है, सेम द गिवन सेट इज, ये दिया हुआ द गिवन सेट ए, यहाँ पे लिखने की नीड नहीं है आपको बार बार क्योंकि सेम स्टेट में है। रिलेशन आर है फ्रॉम ए टू ए, हमें जिसमें ए पता है ह्यूमन बींग्स का सेट है, वो हमें डिफाइन कैसे किया हुआ है? एक्स कोमा वाई सच दैट एक्स इज एग्जैक्टली एग्जैक्टली 7 सेंटीमीटर टॉलर देन वाई। बेटा इस स्टेटमेंट को हम ऐसे नहीं लिख सकते कि एक्स कोमा वाई, अगर मैं इसको स्टेटमेंट की फॉर्म में लिखने के बजाय ये कहूँ, इसको दो तरीके से लिख सकते हैं कि एक्स जो है वो वाई से 7 सेंटीमीटर बड़ा है, या कुछ स्टूडेंट्स को अगर ऐसे लिखने में प्रॉब्लम है तो ऐसे लिख सकते हो कि अब उसने कहा कि एक्स जो है वो एग्जैक्टली 7 सेंटीमीटर बड़ा है वाई से। एक्स जो है वो एग्जैक्टली 7 सेंटीमीटर बड़ा है वाई से। तो आप ये कहने का मतलब ये इसमें और इसमें जो डिफरेंस है एग्जैक्टली में, ये हाँ, तो यहाँ से लेके यहाँ तक का जो मार्जिन ये कवर कर रहा है वो 7 सेंटीमीटर का है। तो मैं इसे ऐसे भी लिख सकती हूँ कि एक्स और वाई में जो डिफरेंस है वो 7 सेंटीमीटर का है। ऐसे भी लिख सकते हो और ऐसे भी लिख सकते हो, दोनों स्टेटमेंट ठीक है। किसी को बच्चे को डायरेक्ट ऐसे करना है तो वो ऐसे भी कर सकता है, कोई इशू नहीं है, कोई दिक्कत नहीं। आपकी स्टेटमेंट और क्वेश्चन सही होने चाहिए और अंडरस्टैंडिंग बेटर होनी चाहिए। अब उसने बोला कि क्या कि एक्स इज एक्जैक्टली, तो हम इस सबसे पहले रिफ्लेक्सिव प्रूव करते हैं। लेट ए बिलोंग कर गया सेट ए से, यानी कि कोई पर्सन लिया, देन फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू ए कोमा ए बिलोंग करना चाहिए आर से। अब ए कोमा ए आर से बिलोंग करना चाहिए। अब ये देखो, खुद का नंबर अगर वो ए कोमा ए से बिलोंग करता है, देन ए, अगर ए से बिलोंग करता है, देन हम उसमें क्या कहेंगे कि ए माइनस ए का डिफरेंस क्या 7 सेंटीमीटर आता है? एक माइनस, उसने बोला है ना कि अगर वो आर में जाएगा तो उनका डिफरेंस 7 सेंटीमीटर होना चाहिए। अगर वो एक खुद का डिफरेंस खुद के डिफरेंस से करेगा तो वो क्या 7 सेंटीमीटर आएगा? नो, इस 7 सेंटीमीटर ना आके ये क्या आता है? जीरो। दैट इज ए माइनस ए क्या आता है? जीरो, जो कि 7 सेंटीमीटर नहीं है, मतलब ये कंडीशन को फुलफिल नहीं करता रिलेशन की। तो हम कहेंगे देयरफॉर ए कोमा ए डज नॉट बिलोंग्स टू आर। रीजन लिख लेना, बिकॉज ए माइनस ए नॉट इक्वल्स टू, यानी कि उनका डिफरेंस 7 सेंटीमीटर नहीं होता, या खुद का नंबर खुद से 7 सेंटीमीटर का लार्जेस्ट टॉलर नहीं हो सकता। ये हमारे पास रीजन, दिस इम्प्लाइज आर इज नॉट रिफ्लेक्सिव, आर रिफ्लेक्सिव नहीं है। नेक्स्ट आता है हमारे पास सिमेट्रिक का केस सॉल्व करेंगे। सिमेट्रिक में उसने क्या कहा है? लेट ए कोमा बी बिलोंग करते हैं एलिमेंट से, देन फॉर ऑल ए कोमा बी सेट ए से जाता है, देन अगर ए और बी उस रिलेशन से बिलोंग करेंगे, देन आप ये बोल सकते हो कि बी और ए भी उस रिलेशन में जाना चाहिए। अब ध्यान से देखो, नाउ शो करेंगे, अगर ए कोमा बी आर रिलेशन में गए, अब उसने क्या बोला, इसकी स्टेटमेंट क्या होनी चाहिए? इन दोनों का डिफरेंस क्या होना चाहिए? 7 सेंटीमीटर होना चाहिए। या ये बोल सकते हो कि ए इज 7 सेंटीमीटर टॉलर देन ए, 7 सेंटीमीटर बड़ा हो गया, ए 7 सेंटीमीटर का डिफरेंस 7 सेंटीमीटर होगा, ए और बी का डिफरेंस 7 सेंटीमीटर हो गया। ये बोल सकते हैं कि ए इज इक्वल टू बी प्लस 7 हो गया। आप इन तीनों में से किसी भी कंडीशन को उठा सकते हो। आपका क्वेश्चन समझ में आना चाहिए, जिस भी तरीके से आप लोगों को समझ में आया, दैट द बेस्ट वे। उसने बोला है कि ए और बी अगर आर में जाता है बेटा, तो उनका डिफरेंस क्या होना चाहिए? 7 सेंटीमीटर होना चाहिए। या ये बोल सकते हो कि ए जो है वो 7 सेंटीमीटर टॉलर होना चाहिए देन बी से।
थर्ड वन बोल सकते हो कि a इज इक्वल टू बी प्लस 7, यानी कि a बड़ा है कितना सेंटीमीटर, 7 सेंटीमीटर, किससे, b से। अब ये देखो, ये तो कंडीशन उसने a और b से की। अगर a बड़ा है 7 सेंटीमीटर b से, ये a है, ये a है और ये b है। अब ये जो a है ये इससे 7 सेंटीमीटर बड़ा था, ये इतना बड़ा था। अगर अब तो b की बात करो, क्या ये इससे 7 सेंटीमीटर छोटा नहीं है? ये वाला जो गैप है ये तो रहेगा। तो अब यहाँ से देखो, अगर वो a और b है, देन b कैन नॉट बी 7 सेंटीमीटर टॉलर देन a। क्या कहेंगे, 7 सेंटीमीटर टॉलर नहीं हो सकता। b कैन नॉट बी 7 सेंटीमीटर टॉलर देन a, therefore b comma a does not belongs to r। this implies r is not symmetric, r symmetric नहीं है। थर्ड देखते हैं ट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव के केस में देखो, लेट ए, बी एंड सी बिलोंग करते हैं ए सेट से। फॉर ऑल ए कोमा बी कोमा सी बिलोंग्स टू ए, इफ अगर ए बी आर से चला गया एंड बी सी भी आर से बिलोंग कर गया, देन हमारे पास ए कोमा सी बिलोंग करना चाहिए आर से। देखते हैं कंडीशन सेटिस्फाई होती है क्या नहीं। फर्स्ट करते हैं, नाउ इफ अगर ए कोमा बी आर से बिलोंग करता है, दिस इंप्लाइज ए इज 7 सेंटीमीटर taller than b। ये हो गया taller than b, दैट इज a माइनस b का डिफरेंस कितना हो गया हमारे पास, 7 सेंटीमीटर। सिमिलरली अगर b कॉमा c अगर r से बिलोंग करता है, इफ लगा लेते हैं, इफ b कॉमा c बिलोंग्स टू r, दिस इंप्लाइज b इज 7 सेंटीमीटर taller than c, दैट इज b माइनस c दोनों का डिफरेंस कितना हो गया बेटा, 7 सेंटीमीटर। देन अब यहाँ से देखो, आप इसे इक्वेशन नंबर फर्स्ट देना और इसे इक्वेशन नंबर सेकंड देना। आप करो, दोनों को ऐड करते हैं यहाँ पे। देन एडिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन सेकंड, वी हैव, अगर आप इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड को ऐड करेंगे तो a माइनस बी प्लस बी माइनस सी इज इक्वल टू 7 प्लस 7। यहाँ से क्या हो जाएगा, a माइनस बी प्लस बी माइनस सी, बी से b कैंसिल, इज इक्वल टू 7 और 7 14। तो a माइनस सी इज इक्वल टू 14। तो यहाँ से बेटा ध्यान से देखो, आपके पास a और c का डिफरेंस एक्चुअली में 7 सेंटीमीटर होना चाहिए था, क्योंकि a जो है वो ओनली 7 सेंटीमीटर टॉलर देन c है, बट इसने तो 14 दे दिया, इनके तो डबल चला गया। तो हम यहाँ से बोल सकते हैं, दिस implies a is 14 centimeter taller than c। दिस implies a comma c does not belongs to r। ये given condition को satisfy नहीं करते, therefore r is not transitive, r is not transitive, hence r is neither reflexive nor symmetry and not ट्रांजिटिव। यहाँ पे बेटा हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कंप्लीट होता है। आज हमने क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कंप्लीट किया है। आज का सेशन यहीं तक रखते हैं। आप लोगों को कैसा लगा प्लीज कमेंट सेक्शन में बताइए, शेयर कीजिए, रेकमेंड कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। कल का सेशन इससे आगे से कंटिन्यू करेंगे। अगर किसी भी स्टूडेंट को कहीं पर भी किसी भी क्वेश्चन में डाउट होता है तो प्लीज कमेंट सेक्शन कीजिए, डाउट्स को क्लियर रखिए। पढ़ते रहिए, सीखते रहिए, बढ़ते रहिए विद एडी क्लासेस फॉर मैथ्स विद योर मैथ ट्यूटर। थैंक यू वेरी मच।